गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। और आज का हमारा जो टॉपिक है, भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बात की थी हमारे जो मंत्रिमंडल है, यानी कि मंत्रिपरिषद के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा है। उसमें मंत्रियों की जो प्रकार है, यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और जो संसदीय सचिव है, इसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत की जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम स्टडी करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत की जो महान्यायवादी है, इससे रिलेटेड हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि दोस्तों इसमें आर्टिकल है 76, यानी कि 76 आर्टिकल इसके अंदर इसमें उल्लेख किया गया है भारत के महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि आर्टिकल 76 के अंदर किस बात का उल्लेख किया गया है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आर्टिकल 76 के अंदर के अनुसार हम यूँ कह सकते हैं कि भारत सरकार को विधिक मामलों और या हम यूँ कह सकते हैं कानूनी मामलों के अंदर सलाह और सहायता देने का काम करता है महान्यायवादी, है ना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 76 के अनुसार बताया गया है कि भारतीय सरकार को विधिक मामलों या कानूनी मामलों में सलाह और सहायता देने का काम महान्यायवादी करेगा। तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसमें ये आर्टिकल ही बिल्कुल जुड़ता है और इसी को आप याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का जो महान्यायवादी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आपको बताना है आर्टिकल 76 के बारे में। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको बता देना है। ठीक है, तो ये याद है कि भारत सरकार को विधिक या कानूनी मामलों में सलाह और सहायता देने का काम महान्यायवादी का काम होता है दोस्तों। दोस्तों, जो महान्यायवादी होता है, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होता है दोस्तों, ये भारत सरकार का एक प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि का मतलब यानी कि कानूनी अधिकारी होता है, ये याद रखिएगा। विधि का मतलब होता है दोस्तों कानून। ठीक है, तो ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि भारत की तरफ से विभिन्न प्रकार के मामलों की देखरेख इसी के द्वारा की जाती है। इसी के द्वारा एक दोस्तों वकील के रूप में ये काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे बात करते हैं दोस्तों। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उसकी क्या योग्यताएं होती है, उस योग्यता को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आर्टिकल इसमें लगता नहीं है। देखिएगा, योग्यता की बात अगर करें तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगर अटॉर्नी जनरल कोई बनता है तो उसको जो उच्चतम न्यायालय होता है दोस्तों, ऐसी सुप्रीम कोर्ट होता है, उस सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनता है ना, उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सारी की सारी दोस्तों इसी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर लागू होती है, यानी कि इसकी ये योग्यता हो गई। इसके अलावा हम कह सकते हैं दोस्तों और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिएगा, सर्वप्रथम होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि ये तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। तो पहली योग्यता तो ये हो गई। दूसरी योग्यता हम यूँ कहें कि ये जो उच्च न्यायालय है कि स्टेट में जो हाई कोर्ट होता है दोस्तों, उस हाई कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में वह 5 वर्ष का अनुभव हो। यानी कि उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के अंदर, यानी उच्च न्यायालय के अंदर वह न्यायाधीश के रूप में 5 साल के लिए वो कार्य किया हुआ होना चाहिए। तो वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। या हम यूँ कह सकते हैं, इसके अलावा अगर 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश के रूप में, या ऐसा भी होना चाहिए कि उच्च न्यायालय के अंदर जो एडवोकेट, यानी कि जो महाधिवक्ता है, अधिवक्ता होता है दोस्तों, अधिवक्ता के रूप में दोस्तों उसने वह 10 साल के लिए अगर काम किया हुआ हो, या हम यूँ कह सकते हैं अनुभव उसको है 10 वर्ष का, तो दोस्तों वह भी
भारत का महान्यायवादी बन सकता है। तो ये इसकी योग्यता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करें कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसकी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीश होता है उस पर कौन कौन सी योग्यताएं लागू होती है, वो सभी की सभी योग्यता इस पर लागू होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि यह उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के पद पर 5 साल के लिए काम किया हुआ होना चाहिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट के रूप में वो काम किया हो, और वो भी कितने वर्ष, 10 साल के लिए वो एडवोकेट के रूप में वो काम किया हो, वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और इसकी योग्यता है, राष्ट्रपति की नज़र में बिल्कुल कानून या हम कह विधि का ज्ञाता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई व्यक्ति कानून का ज्ञाता हो या विधि का ज्ञाता हो, वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अर्थात न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, यानी कि न्याय से रिलेटेड मामलों का अगर कोई व्यक्ति योग्य है उसको भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। तो आई होप्स फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसकी योग्यताएं हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल लगता है दोस्तों, तो आर्टिकल आपको बताना है 76। ठीक है, ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों। ठीक है, और भारत सरकार को विधिक और कानूनी मामलों के अंदर उसकी सहायता और सलाह देता है। ठीक है, और दोस्तों इसकी योग्यता तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि योग्यता इतनी हार्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा अब इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि इनकी ड्यूरेशन की बात अगर करें, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो दोस्तों कार्यकाल के अंदर देखिएगा, वैसे तो इसका सामान्यतः इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी अपने पद पर बना रह सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर समय से पहले यानी कि 5 वर्ष से पहले अगर यह अपने पद से हट सकता है, कैसे हट सकता है, यानी कि रिजाइन लेटर देकर वो पद से हट सकता है, यानी कि अपने पद को समाप्त कर सकता है, यानी कि त्याग पत्र दे सकता है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति के द्वारा ही जो इसके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनके वेतन के बारे में उल्लेख नहीं किया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इसके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है कि कितना पैसा देना है, कि कौन कौन से भत्ते के रूप में उसको देना पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ही करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इसके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। एक बात और बता दूं दोस्तों कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होती है दोस्तों, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और भारत के राष्ट्रपति को ही दोस्तों ये जो महान्यायवादी हो रिजाइन लेटर दे सकता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है दोस्तों आपके सामने कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। तो भारत के महान्यायवादी कौन थे प्रथम, यानी कि MC शीतलवाड़ थे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि MC शीतलवाड़ थे, भारत के प्रथम न्यायवादी थे। हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे प्रथम जो PM थे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के अंदर ये लंबी अवधि तक इस पद पर बने रहे हैं। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों ये सर्वाधिक समय के लिए, अब तक के सर्वाधिक समय के लिए जो महान्यायाधीश बने हैं वो दोस्तों MC शीतलवाड़ ही थे। ठीक है, तो ये 12 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहे थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब आपको मैं एक वर्क देता हूं कि आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आज वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का मैं बिल्कुल इंतज़ार करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि जो ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के अलावा हमने रिजाइन लेटर के बारे में बात की, नियुक्ति के बारे में बात की, सामान्य उसका कार्यकाल कितना है वो मैंने आपको बात बता दी है। इसके साथ ही दोस्तों जो भारत का प्रथम जो महान न्यायवादी है MC शीतलवाड़ जी, उनके बारे में आपको बता दिया है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो भारत का महान न्यायवादी है दोस्तों, इसके कार्य शक्तियों की बात अपन करेंगे, पावर ऑफ वर्क कितने हैं वो हम बात करेंगे। ठीक है,
पहला काम इसका है कि संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो संसद की जो कार्यवाही होती है दोस्तों, ये उसके अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ से ध्यान देना कि जब संसद के जो मतदान होता है संसद के अंदर, उस संसद के अंदर मतदान के अंदर वो हिस्सा नहीं लेता है, यानी कि पार्टिसिपेट तो कर सकता है लेकिन पार्लियामेंट में मतदान का अधिकार उसको नहीं। ये दूसरी इसकी शक्ति हो गई है दोस्तों, ठीक है। तीसरी बात अगर करें तो दोस्तों, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के भीतर उसे किसी भी न्यायालय में सुनवाई में हिस्सा लेने का उसको अधिकार है। तीन बात हो गई दोस्तों, यानी कि संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करता है, लेकिन संसद के अंदर जो मतदान होता है उस मतदान में बिल्कुल मतदान नहीं कर सकता, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करता मतदान के रूप में। इसके अलावा भारत में किसी भी राज्य में के भीतर उसे किसी भी न्यायालय में सुनवाई में हिस्सा लेने का उसको अधिकार है। और दोस्तों, हम यूँ कह सकते हैं कि भारत की तरफ से कोई सा भी केस आए, यानी कि कोई सा भी केस वो लड़ सकता है, यानी कि भारत से रिलेटेड कोई सा भी अगर केस आए, यानी कि केस केस को वो लड़ सकता है, एक वकील के रूप में वो लड़ सकता है दोस्तों। तो ये चार इसकी विशेषताएं होगी, यानी कि योग्यता, हम यूँ कह सकते हैं, सॉरी, पावर और उसकी शक्तियाँ हो गई। दोस्तों याद रखिएगा, जो महान्यायवादी होता है उस महान्यायवादी के कार्य में सहायता के लिए दोस्तों दो एक अधिकारी होते हैं, एक तो महाधिवक्ता और एक अपर महाधिवक्ता। ये दो व्यक्ति इसके कार्य में क्या करते हैं, इसकी सहायता करते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। एक नोट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नोट है कि महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि और कानूनी अधिकारी होता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी, या हम यूँ कह सकते हैं कानून का जो अधिकारी होता है, वो हमारा महान्यायवादी होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उस टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोस्तों बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा, मास्क लगा के रहिएगा, डिस्टेंस बना के रखिएगा और बड़ों और छोटों को खुश रखिएगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।